नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आपको पता होगा कि रेलवे के द्वारा एएलपी 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और लगभग 6000 पदों पर भर्ती होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम में 100% अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं तो मैं जो आपको स्ट्रेटजी अब बताने वाला हूं शुरू के 2 से 4 मिनट में, उसको आप 100% फॉलो कीजिए। और आज से मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। लगभग हम 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। देखिए कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं रेलवे एएलपी के अंतर्गत स्टेज 1 में। करंट अफेयर्स, जीके, जीएस के मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो 1200 क्वेश्चन है मैंने कहाँ से लिए हैं और किस लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं। आपको बता दूं कि सीबीटी 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको पता होगा दोस्तों, क्वालिफाइंग नेचर का है तो हमको बिल्कुल लिमिटेड पढ़ना है, हमको सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना है। मैं आपको पूरा डिटेल में स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है, पूरा कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। शुरू के 2 से 4 मिनट बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट में मैं आपको इतनी स्ट्रेटेजी, इतनी आपकी रणनीति बना दूंगा कि आपका सीबीटी 1 आसानी से क्वालिफाई होगा। और साथ साथ सीबीटी 2 की भी मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कि आप उसमें अच्छे मार्क्स और अपना सिलेक्शन कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा शुरू से आखिर तक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्त या फिर अपने रिश्तेदार जो भी आपके साथ वाले तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये स्ट्रेटेजी वाला, साथ साथ ये जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसके क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये 1200 क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट करना है। इसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरा ध्यान से आप जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो वन बाय वन करके हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करते हैं इस एग्ज़ाम का कि आप इस एग्ज़ाम में अपना 100% सिलेक्शन कैसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा अब कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम की पूरी रणनीति होना चाहिए आपकी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो सीरीज़ मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, इस सीरीज़ का आपको कहाँ तक और कितना बेनिफिट मिलने वाला है और कैसे आप इसका और अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो रेलवे के द्वारा एएलपी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसकी एग्जाम का पैटर्न क्या है। इस एग्जाम का पैटर्न आपको समझना होगा। तो जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, हो सकता है कि आपने भी नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर कोशिश कीजिए कि जिस भी एग्जाम का आप फॉर्म भरें उसका एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। जिस भी एग्ज़ाम का आप फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। और पिछली बार 2019 में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी यही गड़बड़ हुई थी। हमने नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा था, न हमने पढ़ा था, न आपने पढ़ा था, किसी ने भी नहीं पढ़ा था। और आखिरी में जब पता पड़ा, रिजल्ट आता है सीबीटी 1 का और पता पड़ता है कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी किया जा रहा है, तब हमको पता पड़ा था। हमने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा था, तब हमको पता पड़ा था कि हाँ वाकई ऐसा होने वाला था। फिर हमने आंदोलन भी किया था और आपको पता होगा कि आंदोलन करने के बाद बड़े मुश्किल से गवर्नमेंट राजी हुई थी और उन्होंने सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया था उसको फिर उन्होंने मॉडिफाई करके रिजल्ट जारी किया था। तो हम हमेशा क्या गलती करते हैं कि नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इस बार आपको अच्छे से नोटिफिकेशन भी पढ़ना है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज का मैं आपको नोटिफिकेशन का मेन पॉइंट समझा देता हूँ कि किस प्रकार से इस एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, वो पूरी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए आप, जो आरआरबी एएलपी 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्ज़ाम के पैटर्न में मेरे को जो देखने को मिला है, आपका 5 चरणों में कंप्लीट होगा ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। पहला चरण होगा स्टेज 1, जिसमें आपका सीबीटी 1 लिया जाएगा दोस्तों। दूसरा जो होगा आपका स्टेज 2, उसमें आपका सीबीटी 2 लिया जाएगा, सीबीटी 2। तीसरा जो स्टेज होगा आपका दोस्तों, वो होगा आपका सीबीएटी वाला, क्योंकि ये एएलपी का एग्जाम है, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में तो सीबीएटी नहीं होता है। क्या होता है सीबीएटी, इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, अभी रुकिए आप। साथ साथ जो टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, टेक्नीशियन में सीबीएटी नहीं होता, लेकिन जो एएलपी का एग्जाम होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, उसके लिए सीबीएटी बिल्कुल एग्जाम लिया जाता है। चौथा राउंड होता है आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले चौथा आपका स्टेज होता है दोस्तों आपका मेडिकल मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है इसमें। और 5वें नंबर पर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो मैंने नोटिफिकेशन देखा तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि 5 स्टेजेस में आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
ये मैंने मूल चीज़ निकाली है। अब ये जो 5 स्टेज है, ये कोई छोटी स्टेजेस नहीं है, ये बहुत बड़ी-बड़ी स्टेप्स हैं और हर स्टेप में भी कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सबसे पहली स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं, सीबीटी 1 को। देखिए जो सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये टोटल दोस्तों सबसे पहली बात तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण इन सभी स्टेप्स में सबसे मेन बात याद रखिएगा, माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, ठीक है ना। मैं जितनी बात करूंगा नेगेटिव मार्किंग पे करूंगा 1/3। सिर्फ जो स्टेज 3 रहेगी सीबीएटी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन स्टेज 1 और स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टेज 1 को समझते हैं, सीबीटी 1 को। तो ये टोटल हमारा 75 मार्क्स का होने वाला है और इसमें आपको 75 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है सीबीटी 1 की कि ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। ये बहुत आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो 75 क्वेश्चन है इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मैथ मतलब एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के। 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और जो बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं वो आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपके टोटल 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जिससे आपको सभी को डर लगता है, नॉर्मलाइजेशन इस स्टेज में होगा क्योंकि ये पहली स्टेज है। तो पहली स्टेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेवल पर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और बहुत ज़्यादा दिनों तक एग्ज़ाम चलता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन इस पर काम करेगा। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल दे दी है स्टेज 1 की। अब इसके बाद आता है दोस्तों, तो ये जो 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं हमारे, इसमें जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सीबीटी 1 के लिए। स्पेशली ये सीरीज चला रहा हूँ मैं सीबीटी 1 के लिए। तो उसी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के हम 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों ये वही प्रश्न है जो रेलवे के द्वारा जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको वैसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करें जिस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे द्वारा अब पूछे जा सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि सेकेंड जो स्टेज होगी आपकी दोस्तों, सेकेंड स्टेज में आपको सीबीटी 2 में पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। देखिए पार्ट ए में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, पार्ट ए में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन आएंगे, समझिएगा। और जो ये सीबीटी 2 जो स्टेज 2 का एग्जाम होगा वो आपका लगभग लगभग 2.5 घंटे का एग्जाम होगा दोस्तों। 90 मिनट आपको ये 100 एमसीक्यू के लिए मिलेंगे और 75 एमसीक्यू जो आने वाले हैं उसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। अब ये 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये कौन कौन से सेक्शन से आएंगे, ये आपका होगा दोस्तों एप्टीट्यूड से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, साथ साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस सेक्शन से आने वाले हैं ये 100 एमसीक्यू। और जो 75 एमसीक्यू आएंगे दोस्तों, ये आपका ट्रेड, जो आपका ट्रेड वाला सेक्शन रहेगा वहाँ से पूछे जाएंगे, जो भी आपका रिलेटेड ट्रेड रहेगा। तो इस प्रकार आपके टोटल 175 क्वेश्चन आएंगे स्टेज 2 में। आपको 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। आपको पता नहीं, शायद मैं बताना भूल गया हूँ कि जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 75 जो एमसीक्यू करेंगे वो उसके लिए आपको सिर्फ 1 घंटे मतलब 60 मिनट का समय मिलेगा। वो शायद मैं बताना भूल गया, तो याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको टाइम भी पता होना चाहिए कितना समय मिल रहा है। तो ये स्टेज 2 का मैंने आपको बता दिया है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किससे कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दिए हैं, स्टेज 1 में भी स्टेज 2 में। तो ये आपका स्टेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का था, स्टेज 2 पे आपकी मेरिट बनेगी। ये 2 स्टेज कंप्लीट हो गई है। अब आपकी तीसरी स्टेज आती है दोस्तों सीबीएटी। ये सीबीआईटी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यहाँ पर ये ज़्यादा इतना टफ नहीं होता है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ आपकी स्टेज 1 और स्टेज 2 में होती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो सीबीआईटी का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ एएलपी के लिए होता है, आपका टेक्नीशियन के लिए कोई भी सीबीआईटी का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये तीसरा स्टेज है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको क्वालिफाई करना 100% आपको जरूरी होता है। चौथा स्टेप होता है दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका आई स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो बाद में बता दूंगा कि किस प्रकार से आपका वहाँ पर मेडिकल एग्जाम होता है। पांचवा जो आपका स्टेज होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये 5 स्टेजेस में ये पूरा एग्ज़ाम होता है। तो हमने आज जो आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेलवे एएलपी 2024,
जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जो 1200 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं वो आपका सीबीटी 1 जो स्टेज 1 का एग्जाम है उसमें जो 30 एमसीक्यू आने वाले हैं आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के उसको ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए भी मैं अलग से एक सीरीज चालू करने वाला हूं बहुत जल्दी, तो उसमें भी आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग के भी मॉडल पेपर दिए जाएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 30 एमसीक्यू जीके जीएस और करंट अफेयर्स की, तो इसके लिए सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये सीरीज में कितने वीडियो होंगे टोटल, हम इसको कब तक कंप्लीट कर लेंगे और ये 1200 क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये कहाँ से लिए गए हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं और आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है और क्या क्या आपको इसमें सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले तो समझिए कि मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा और हर वीडियो में आपको 30 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। और इस सीरीज के टोटल 40 वीडियो आएंगे। इस प्रकार आपके टोटल 1200 एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए जाएंगे जब तक कि इसके फॉर्म अभी भराना शुरू हो गए। और अभी आप जब तक इसके फॉर्म भरकर कंप्लीट करेंगे एग्जाम के पहले पहले तक आपके 1200 एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए जाएंगे। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन कौन से हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जैसे जैसे वीडियो के नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि जैसे भी जो भी हमने एक पैटर्न फॉलो किया है कि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो पिछले वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको रिपीट करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा और साथ साथ आपको पता पड़ जाएगा कि आप याद कर पा रहे हैं या नहीं कर रख पा रहे हैं। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बिल्कुल डेली लिखनी है, आपको कितने 30 में से मार्क्स आए हैं। आपको जितने भी मार्क्स आ रहे हैं 30 में से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको ये एनालिसिस होता रहेगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में भी 30 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए हमने ये 30 क्वेश्चंस रखे हैं इस सीरीज में कि आपको पता तो पड़ता रहे कि आपके मार्क्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं कितने डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। तो ये पूरी इस सीरीज़ की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, स्पेशली ये सीबीटी 1 के लिए है। जो बच्चे क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका जीके जीएस करंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो इस सीरीज़ को जरूर फॉलो करें। साथ साथ इसके बाद मैं एक और सीरीज़ चालू करूँगा, मॉडल पेपर आरआरबी एलपी 2024 के मॉडल पेपर, तो उस सीरीज़ को भी आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने आरआरबी जोन का नाम लिख दीजिएगा और एएलपी लिखिएगा और साथ साथ अपना डाउट लिखिए। आपको ये दो चीज़ लिखनी है, उसके बाद अपना डाउट लिखना है। तो आपके डाउट का नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल समाधान किया जाएगा, आपका जो भी डाउट है। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त है, बताइए दोस्तों, इनमें से किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, बताएंगे कौन सा ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है रात्रि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मंगल ग्रह, जो कि रात में लाल कलर का दिखाई देता है ग्रह। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, बताएंगे दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, नदी घाटियों के ऊपरी भाग में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, नदी घाटियों के ऊपरी भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राइमरी कलर नहीं है, कौन सा नहीं है बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पीला। जबकि हरा, लाल, नीला प्राइमरी मतलब प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है प्रोटॉनों की संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, बताएंगे दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? बताएंगे क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों 1758 ईस्वी में बनाया गया था क्लाइव लैड को बंगाल का गवर्नर जनरल। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है? देखिए, तो जो हल्दी होती है, हल्दी में जो पादप होता है उसमें तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य का करता है। लॉर्ड मैकॉले संबंधित थे, बताएंगे दोस्तों लॉर्ड मैकॉले इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से संबंध है लॉर्ड मैकॉले का। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कितने हुए थे तीर्थंकर? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इनमें से कौन सी थी? तो कौन सी की थी उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका शुरू? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी की थी? केसरी पत्रिका चालू। जापान का मैनचेस्टर कहलाता, बताएंगे दोस्तों जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ओसाका, जो कि जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली इनमें से कौन सी है? बताएंगे कौन सी है कीटभक्षी मछली? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों गेम्बूसिया। कौन सी मछली है वो कीटभक्षी मछली? गेम्बूसिया, जो कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयोग होती है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, किस सन में मनाया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1939, 1939 में मनाया था मुक्ति दिवस। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? विशेषज्ञ कौन था भारतीय पक्षी विज्ञान में? इसका सही उत्तर दोस्तों डॉक्टर सलीम अली, जो कि एक बहुत ही फेमस भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं, बताएंगे दोस्तों क्या होता है उसमें, कौन सी धातु होती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए सीसा और टीन होता है। जो टांके जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में उसमें सीसा और टीन होता है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए गंगा नदी का प्रयोग किया जाता है अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए। किसका? गंगा नदी का। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? बताएंगे दोस्तों कितने समय तक? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 6 माह तक, 6 माह तक बना रह सकता है पद पर वह। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए थारू जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताएंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी 2002 से 2007 तक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी रिटर।
पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? रिटर ने। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। किसने? अशोक ने। अफीम प्राप्त होती है, बतलाएंगे अफीम इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो जो बिना पके फल होते हैं उनके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। कहां से? बिना पके फलों के लेटेक्स से। धान का प्रसिद्ध रोग खेर रोग किसके कारण होता है? बताएंगे दोस्तों इनमें से किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जस्ते की कमी के कारण होता है धान का प्रसिद्ध रोग खेर रोग। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बतलाएंगे कौन सी फसलें रेशे फसलों के अंतर्गत आती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कपास, सन और जूट की फसल रेशे फसलों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? तो कहां पर होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन सम्मिष्ट है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भारत में सबसे अधिक पशुधन मतलब सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण इनमें से क्या होता है? बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है दोस्तों दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन के कारण तापमान सबसे अधिक होता है भूगर्भ में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? बताएंगे दोस्तों कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा, ग्रिफिथ टेलर। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आज के इस वीडियो में आपको 30 में से कितने मार्क्स आए हैं। साथ साथ अगर आपको आरआरबी एएलपी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपको सबसे पहले आपके आरआरबी जोन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको आरआरबी एएलपी लिखना है, उसके बाद आपको अपना डाउट लिखना है। अगर आप ये 3 चीज लिख देंगे तो कमेंट बॉक्स में, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके इस डाउट का समाधान किया जाएगा। जो भी आपका डाउट है जरूर लिखिएगा, आपको 100% उस डाउट का समाधान मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।